हम लोग संविधान के पिछले क्लास में भाग 5 संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत भारतीय न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। क्लियर है? और मैंने आप लोगों को बताया कि जो भारत की जो न्यायपालिका की संरचना है वो शंक्वाकार है, जिसमें एक क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, और उसके नीचे जो है प्रत्येक राज्यों का अपना क्या है, हाई कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय है। तो जो उच्च न्यायालय है वो भाग 6 में है। उच्च न्यायालय का वर्णन कहाँ है? भाग 6 में है। तो मैं ये सोचा कि क्या पढ़े हैं, सर्वोच्च न्यायालय पढ़े हैं, तो लगे हाथ हम क्या पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय पढ़ते हैं, नहीं ना, नहीं तो सर्वोच्च न्यायालय पढ़े उसके नीचे उच्च न्यायालय जो है वो छूट जाएगा, फिर कंफ्यूजन होता है पढ़ने के टाइम। तो इसलिए मैंने आज भाग 5 के बीच में भाग 6 क्या पढ़ाएंगे, उच्च न्यायालय। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, उच्च न्यायालय। क्या रहेगा? उच्च न्यायालय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उच्च न्यायालय। ठीक है? तो उच्च न्यायालय किस भाग में है पूछेगा तो किस भाग में है? भाग 6 में है भैया। उच्च न्यायालय जो है किस में है? भाग 6 में है, ना कि भाग 5 में है। भाग 5 में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। भाग 5 में कौन सा न्यायालय है? सर्वोच्च न्यायालय है। और भाग जो 6 है उसमें है आपका उच्च न्यायालय। ठीक है? उच्च न्यायालय देखो, सबसे पहले जो है आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया, जिसमें क्या आया था, सर्वोच्च न्यायालय आया था। कहाँ आया था? कलकत्ता में आया था। उसके बाद जो है भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। तो अंग्रेजों का शासन चल रहा था तो 1857 में क्रांति हुई थी। 1857 में क्रांति हुई थी। तो 1857 में जब क्रांति हुई तो ये लगा कि अब जो है, जो जनता जो है वो ब्रिटेन सरकार से क्या है, नाखुश है, तभी तो वो क्या कर रही है, विद्रोह कर रही है। और साथ ही साथ ये है कि उनके पास हथियार थे, तभी उन्होंने क्या किया, विद्रोह किया, है ना। तो उन्होंने बहुत सारे नियम कानून लाए, और इसी नियम कानून के तहत, है ना, 1861-62 में उन्होंने आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड लाया, जिसके कौन सा अपराध करोगे तो कितना सजा मिलेगा, ऐसा। तो इंडियन पिनल कोड लाया, और इसी इंडियन पिनल कोड को लाने के बाद 1862 में उन्होंने उच्च न्यायालय की स्थापना की। उच्च न्यायालय की स्थापना की, है ना। तो उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कब हुआ है? 1862 में। कब हुआ है? 1862 में हुआ है। ठीक है? उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? 1862 में, है ना। तो लेकिन उस समय सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों के लिए इंपॉर्टेंट था? बंगाल वाला एरिया। कहां पर? बंगाल। क्योंकि इस समय आपका बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, 3 जगह शासन कर रहे थे। तो उन्होंने तीनों जगह जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की। तो 1862 में एक नहीं, दो नहीं, कितने उच्च न्यायालय बने थे? 3 उच्च न्यायालय बने थे, है ना। कौन कौन सा? आपका बंगाल का कलकत्ता का, और एक कौन, सॉरी, कलकत्ता का, एक कहां का, मुंबई का, और एक कहां का, चेन्नई का। तो सबसे पहला प्राचीन, जो सबसे प्राचीन या सबसे पहला उच्च न्यायालय पूछेगा तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इस तरह से जो है 1862 में 3 जगह क्या लाए गए थे? उच्च न्यायालय लाए गए थे। क्लियर है? फिर 1892 में जो है आपका दिल्ली का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया, क्योंकि पूरा भारत में जो मेन उनकी राजधानी थी वो क्या बन चुकी थी? दिल्ली। तो इसलिए उन्होंने दिल्ली में भी जो है क्या किया? उच्च न्यायालय का स्थापना किया। तो ऐसा उच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश काल में हो चुका था। और जब भारत का संविधान बना तो भारत के संविधान में यह कहा गया कि पूरे भारत के लिए एक सर्वोच्च न्यायालय रहेगा, जो कि अनुच्छेद नंबर 124 के तहत भाग 5 में बताया गया। और प्रत्येक राज्यों में भी एक क्या रहेगा? उच्च न्यायालय रहेगा, जिसको अनुच्छेद नंबर 214 में बताया गया। तो अनुच्छेद नंबर 214, अनुच्छेद नंबर 214, अनुच्छेद नंबर 214 में है राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। अनुच्छेद नंबर 214 में क्या है? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है पूछेगा तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 214। ठीक है? राज्यों के लिए क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। क्लियर है? और ये उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करेगा? संसद, है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहां बनना है, कैसे बनना है, कितने रहेंगे, इसका पावर किसके पास है? संसद के पास है। ठीक है? लेकिन यहीं पर बताया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। जैसे मान लो कि अभी हमारे पास कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। कितने उच्च न्यायालय हैं टोटल? वर्तमान में 25। वर्तमान में टोटल कितने हैं? 25। जबकि हमारे पास राज्य कितने हैं? 28। यानी 3 राज्य ऐसे हैं जिनके अपने खुद के उच्च न्यायालय नहीं है। इसीलिए अनुच्छेद नंबर आपका
231, अनुच्छेद नंबर 231, अनुच्छेद नंबर 231 में कहा गया कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों का हो सकता है, दो या दो से अधिक राज्यों का, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक राज्य का। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 231 के तहत दो या दो से अधिक राज्यों का क्या होगा, एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अब देखो उच्च न्यायालय के लिए है तो केंद्र शासित प्रदेश भी तो है हमारे यहाँ केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 है, तो उनके लिए न्याय के लिए उच्च न्यायालय। तो अनुच्छेद नंबर 230 के तहत, अनुच्छेद नंबर 230 के तहत, अनुच्छेद नंबर 230 के तहत बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेश है ना, प्रदेश के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। देखो पहले दो अनुच्छेद नंबर 214 में क्या लिखा गया कि राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। फिर अनुच्छेद नंबर 230 में क्या लिखा गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए भी क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक, और उसके बाद अनुच्छेद नंबर 231 में लिखा गया कि एक उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का हो सकता है, दो या दो से अधिक केंद्र शासित प्रदेश या राज्य का हो सकता है। यानी एक उच्च न्यायालय है, जैसे मुंबई उच्च न्यायालय है, वो मुंबई और किसका है, गोवा का है, मुंबई और किसका है, गोवा। तो एक उच्च न्यायालय है मुंबई उच्च न्यायालय, लेकिन वो महाराष्ट्र का भी है और गोवा का भी है, तो दो राज्यों का एक हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, उसी तरह देखो जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, कहां का, कलकत्ता उच्च न्यायालय, वो किस राज्य का है, पश्चिम बंगाल, लेकिन साथ में वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी क्या है, उच्च न्यायालय है। तो राज्य का भी हुआ और केंद्र शासित प्रदेश का हुआ। तो ऐसा एक उच्च न्यायालय जो है वो दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। और इस सब का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संसद द्वारा होता है। कि अनुच्छेद नंबर 214 के तहत किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। केंद्र 230 के तहत केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय बनाना है तो कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और कौन सा एक उच्च न्यायालय है जो दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय होगा, इसका निर्धारण भी कौन करता है, संसद द्वारा किया जाता है। क्लियर है, तो सारा चीज किसके द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, चल अनुच्छेद नंबर 216, अनुच्छेद नंबर 216, इसमें बताया गया कि जो उच्च न्यायालय है ना, प्रत्येक उच्च न्यायालय है उसका गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा, एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर होगा। जो है गठन कैसे होगा, उच्च न्यायालय का गठन, एक क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा और क्या होगा, अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो उच्च न्यायालय में, भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। जैसे आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 160 है तो हमारे यहाँ कम है, तो किसी राज्य में और कम है, किसी राज्य में हमसे ज्यादा है, छत्तीसगढ़ से, ऐसा। तो अलग अलग उच्च न्यायालयों में जो अन्य न्यायाधीशों की संख्या है वो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर ही उच्च न्यायालय का क्या होगा, गठन होगा। ऐसा किस अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 216 में। किसमें बताया गया है, अनुच्छेद नंबर 216 में। क्लियर है इतना, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 214 में क्या बताया गया, राज्यों के लिए क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, अच्छा यहीं पे अनुच्छेद नंबर 215 भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 215 लिखा है अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय कैसे होगा, अभिलेख न्यायालय। अभी शक्ति पढ़ाऊंगा कल, अभी मैंने सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या काम, क्या क्या अधिकार होते हैं पढ़ाया है क्या, कल सर्वोच्च न्यायालय का नहीं पढ़ा है। और कल अभी उच्च न्यायालय बस पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय की शक्ति भी नहीं पढ़ाऊंगा। कल हम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की दोनों की शक्ति एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो कि किसको कौन से अनुच्छेद में कौन सी शक्ति है। ठीक है, तो शक्ति मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक। और कल भाग 5 भी खत्म हो जाएगा। आज हम लोग जो है केवल किसको पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को पढ़ेंगे, जो भाग 6 में स्थित है, जो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 214 में है। और 215 में बताता है अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय कैसे होगा, अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है, लेकिन उसको कल शक्ति में पढ़ाऊंगा। लेकिन ये 214 आ गया, 216 आ गया, तो 215 को बताना है, ऐसे करके मैं बता रहा हूं। 215 में लिखा है कि उच्च न्यायालय क्या होगा, अभिलेख न्यायालय। यानी उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होगा
वो सब क्या रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, अभिलेख के रूप में लिखा। हम लोग को अभिलेख लिखा हुआ मिलता है ना जो, तो वैसी उच्च न्यायालय में जो भी कार्यवाही होगा वो लिखित रूप से क्या किया जाएगा, रिकॉर्डेड रखा जाएगा। इसीलिए उच्च न्यायालय को क्या कहा गया है, अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद नंबर किसके तहत, 215 के तहत। क्लियर है। भारत में उच्च न्यायालय कब आया, 1857 की क्रांति के बाद जो है नियम कानून बने, तो 1862 में जो है उच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कितने जगह स्थापित हुआ था, कोलकाता, मुंबई और एक कहां था, चेन्नई। ठीक है, ये 3 जगह स्थापित हुआ था। तो सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय पूछेगा या सबसे पहला उच्च न्यायालय पूछेगा तो कौन सा आएगा, कोलकाता। ठीक है, उसके बाद यह उच्च न्यायालय स्थापित होने लगा। जब भारत का संविधान बना तो भारत में राज्यों के लिए भी उच्च न्यायालय रखा गया, भाग 6 में। किस भाग में रखा गया, भाग 6 में रखा गया। और किस अनुच्छेद में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 214 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या रहेगा, उच्च न्यायालय रहेगा। और अनुच्छेद नंबर 230 में बताया गया कि केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी क्या रहेगा, उच्च न्यायालय रहेगा। और अनुच्छेद नंबर 231 में बताया गया कि एक उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का क्या हो सकता है, उच्च न्यायालय हो सकता है। और इस सबका निर्माण और निर्णय कौन करेगा, संसद द्वारा होगा। क्लियर है। और वहीं अनुच्छेद नंबर 216 में बताया गया कि जो उच्च न्यायालय है उसका गठन जो है एक मुख्य न्यायाधीश और किससे होगा, अन्य न्यायाधीश होगा, लेकिन अलग अलग या भिन्न 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 उच्च न्यायालय में, भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में जो संख्या है वो कैसा रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। संख्या भी कैसे रहेगा, भिन्न भिन्न रहेगा। तो किसी हाई कोर्ट में ज्यादा जज है, किसी हाई कोर्ट में क्या है, कम जज है। किसके आधार पर, अनुच्छेद नंबर 216 के आधार पर। अब उच्च न्यायालय के जज बनेंगे तो वो जज बनने के लिए, उच्च न्यायालय के जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उच्च न्यायालय का जज बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, यह बताया गया है अनुच्छेद नंबर 217 में। अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है, 217 में बताया गया है उच्च न्यायालय का। हमने कल क्या पढ़ा, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद नंबर 124 में ही बताया गया है। अनुच्छेद नंबर 124 में ही बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कौन बनेगा, जो भारत का क्या हो, नागरिक हो, या हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक लगातार क्या हो रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, या हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक क्या रह चुका हो, अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति के नजर में क्या हो, कानून का अच्छा क्या हो, जानकार हो। है ना, ये 4 कंडीशन में से कोई 2 कंडीशन रखता था, वो क्या बन जाता था, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। वैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में कहा गया है कि वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। भारत का क्या हो, नागरिक हो। भारत का नागरिक, भारत का नागरिक एकदम कॉमन चीज है ना। जितने भी संवैधानिक पद हैं, जितने भी संवैधानिक पद हैं, उसमें आने के लिए आपको सबसे पहली योग्यता यही चाहिए कि आप भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। है ना, अमेरिका का आदमी आके यहां नहीं बन सकता। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है 10 साल तक अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो। उच्च न्यायालय से नीचे किसी न्यायालय में, है ना, उच्च न्यायालय से नीचे चाहे वो जिला न्यायालय हो चाहे मुंसिफ न्यायालय हो, उसमें 10 साल तक लगातार क्या रह चुका हो, जज रह चुका हो। तो 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक न्यायाधीश, न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो, न्यायाधीश रह चुका हो। या ये कंडीशन नहीं है कि 10 वर्ष तक न्यायाधीश नहीं है, तो 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, यानी अधिवक्ता रह चुका हो। 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह चुका हो, अधिवक्ता, अधिवक्ता रह चुका हो। ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है वो उच्च न्यायालय का क्या बनेगा, न्यायाधीश बनेगा। ऐसा व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय का क्या बनेगा, न्यायाधीश बनेगा। क्लियर है। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या चाहिए, भारत का नागरिक हो, या 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में क्या कर चुका हो, वकालत कर चुका हो। ऐसे व्यक्ति को जो है क्या बनाया जाता है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जाता है। क्लियर है। अब कौन बनाएगा, यानी क्या देखेंगे, नियुक्ति। क्या देखेंगे, नियुक्ति। तो नियुक्ति 2 प्रकार का जज होते हैं। कितने प्रकार के जज होंगे, 2 प्रकार के। एक कौन से होंगे, मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, और एक कौन होंगे, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। ठीक, ध्यान से सुनना, इन दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना, राष्ट्रपति करता है, लेकिन दोनों में सलाह देने वाले लोग अलग अलग रहते हैं। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की, जैसे बिलासपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, बिलासपुर हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की क्या करना है? नियुक्ति करना है। तो राष्ट्रपति जो है जिस राज्य के लिए, जैसे छत्तीसगढ़ के लिए कर रहा है, तो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से क्या लेगा? सलाह लेगा, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से सलाह लेगा। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश से सलाह लेगा। तब वो जाकर किसी राज्य के ये इतने लोगों का सलाह लेगा, राज्यपाल का, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश का सलाह लेगा। इसके सलाह पर राष्ट्रपति जो है उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश की क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। क्लियर है इतना? अब जब अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने की बारी आती है, तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करने पर इन्हीं का ही परामर्श रहेगा, इन्हीं का परामर्श रहेगा, प्लस ये उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी परामर्श रहेगा। भाई ये है क्या? अभी ये जब इसी की नियुक्ति कर रहे हैं तो ये खुद रहेगा नहीं, तो राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य न्यायाधीश का परामर्श रहेगा। अब ये आ गया है, अब इनका नियुक्ति करना है, तो इनके नियुक्ति में, अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश भी क्या करेगा? सलाह देगा राष्ट्रपति को। क्लियर है? बस सलाहकार जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है। ठीक है सलाहकार जो है क्या हो जाता है? बदल जाता है। बाकी समझ में आ रहा है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी चाहे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, चाहे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, इन सब की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कल भी हम देखे कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और किस सिस्टम से? कॉलेजियम सिस्टम से। किस सिस्टम से? कॉलेजियम सिस्टम। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। इतना पढ़े थे हम लोग। और यहां पढ़ रहे हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना होता है तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश का सलाह लेता है। लेकिन वहीं पर जब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति ही करता है। उस राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश और उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या लेता है? सलाह लेता है। क्लियर है? इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि अनुच्छेद नंबर 222, 223 और 224 3 ठो पढ़ना है। अनुच्छेद नंबर 222, अनुच्छेद नंबर 223 और अनुच्छेद नंबर 224। अनुच्छेद नंबर 222, राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, ठीक है, जितना काम है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये तीनों काम जो है को किसके द्वारा किया जाएगा? जो भी बता रहा हूं वो किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। लेकिन किस अनुच्छेद के तहत कौन सा काम करेगा वो ध्यान देखें। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद नंबर 222 के तहत एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में क्या करना है? ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण करना है, तो वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। क्लियर है? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज को बिलासपुर हाई कोर्ट में ला दिए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के जज को आंध्र प्रदेश भेज दिया, आंध्र प्रदेश को कहां भेज दिए? दिल्ली भेज दिए। तो ऐसा ट्रांसफर करेगा कौन? करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह से? मुख्य न्यायाधीश के सलाह से, मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। क्लियर है? तो यहां पर किसका सलाह रहेगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सलाह रहेगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सलाह रहेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद नंबर 223। ठीक, अब जैसे छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय कहां है? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में एक मुख्य न्यायाधीश है कि नहीं है? है। बिलासपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, वो मुख्य न्यायाधीश छुट्टी में चला गया। मुख्य न्यायाधीश कहां चला गया? छुट्टी में। तो एक मुख्य न्यायाधीश बनाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? जिसको क्या बोलेंगे? कार्यवाहक न्यायाधीश। क्या बोलेंगे? कार्यवाहक न्यायाधीश। तो कार्यवाहक न्यायाधीश हाई कोर्ट में 223 के तहत कौन चुनता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। क्लियर है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 223 के तहत। क्लियर है?
देखो, अब उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या हो गई है कम। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या हो गई है? कम। तो भाई हमको उच्च न्यायालय में संख्या को मेंटेन करना है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है के मुख्य न्यायाधीश हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनके सलाह पर ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उनको 2 वर्ष के लिए उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में क्या किया जा सकता है? नियुक्त किया जा सकता है ना। यानी अनुच्छेद नंबर 224 के तहत हाई कोर्ट में क्या नियुक्त किया जा सकता है? अतिरिक्त अतिरिक्त न्यायाधीश। इसकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसकी सलाह से? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से। इसको समझे कैसे? स्कूल में टीचरों की कमी हो गई, बताया था ना, छुट्टी में चला गया है ना, छुट्टी में चला गया है, तो हमको ना किसी और स्कूल से नहीं लाना है टीचर, वहां भी तो कमी हो जाएगा ऐसे में, है कि नहीं? तो किसी और स्कूल से नहीं लाना है, तो प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल ये करेगा कि जैसे छिकदान की स्कूल में कमी हो गई, तो जो प्रिंसिपल है वो क्या करेगा? वो आसपास देखेगा कि कौन जो है पढ़ाने योग्य है, पढ़ाने योग्य है, तो उसको पढ़ाने के लिए बुलाएगा। तो किससे परमिशन लेगा? बीओ ऑफिस से परमिशन लेगा कि नहीं होगा? तो बीओ ऑफिस से वो क्या लेगा? परमिशन लेगा कि भाई मेरे यहाँ टीचर की कमी है, मैं गांव में कुछ शिक्षित लोग हैं, युवा लोग हैं, जिनको मैं अपने स्कूल में क्या रख रहा हूँ? टीचर के रूप में रख रहा हूँ, अतिरिक्त टीचर के रूप में 1 साल के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करना है, ऐसे करके रख सकता है कि नहीं रख सकता है? तो वैसे ही हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की क्या हो गई? कमी हो गई। तो न्यायाधीशों की कमी हो गई तो वहां पूरा केस पेंडिंग पड़ जाएगा, है नहीं? मतलब हाई कोर्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, समझो, है कि नहीं? केस पूरा पेंडिंग। तो राष्ट्रपति को लगेगा कि अरे यार वहां तो क्या नहीं हो रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है, पूरा केस पेंडिंग जा रहा है। तो राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का सलाह लेगा, और ऐसे व्यक्ति बताओ मेरे को जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। तो ऐसा व्यक्ति आएगा और उसको राष्ट्रपति जो है 2 साल के लिए कहां भेज देगा? हाई कोर्ट में भेज देगा, जिसे क्या कहा जाता है? अतिरिक्त न्यायाधीश। तो अनुच्छेद नंबर 224 के तहत हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 224 में अनुच्छेद नंबर 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद नंबर 223 में हाई कोर्ट के कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और अनुच्छेद नंबर 222 के तहत हाई कोर्ट से हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? तो इस तरह ये न्यायाधीशों की क्या होती है? नियुक्ति होती है। और नियुक्ति होगा उसके बाद क्या दिलाएंगे? शपथ। क्या दिलाएंगे? शपथ। शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो जो शपथ दिलाने का काम है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद नंबर 219 में। अनुच्छेद नंबर किसमें बताया गया है? 219 में बताया गया है कि शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। कौन दिलाता है? राज्यपाल, या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति। क्लियर है? तो अनुच्छेद नंबर 219 के तहत शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। जैसे राष्ट्रपति जो है छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करके भेज दिया, वो मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ आएगा और शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। कौन दिलाएगा? राज्यपाल। तो शपथ दिलाने का काम कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक। शपथ के बाद क्या बताएंगे? कार्यकाल, कितने साल तक काम करोगे। तो इनके लिए न्यूनतम आयु नहीं बताया गया है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए बताया गया था, क्या नहीं बताया गया है? तो वैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए भी न्यूनतम आयु नहीं बताया गया है। यहां भी कहा गया है कि 65 वर्ष की आयु तक। कितने वर्ष की आयु तक? 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु तक। यानी अगर कोई जज बन गया, है ना, कोई जज बन गया 60 साल की उम्र में उच्च न्यायालय का, तो वो 5 साल तक क्या रहेगा? जज रहेगा, क्योंकि उसकी आयु कितना है? 65। और अगर कोई मान लो 40 साल में बन गया, तो 40 साल में बन गया तो कितने साल तक रहेगा रे? 25 साल तक, है नहीं? 25 साल तक। ऐसा 40 साल में बनते भी नहीं है कि नहीं है? हाँ। तो 65 वर्ष की उम्र तक क्या रहेगा? उनका कार्यकाल रहेगा। अब कार्यकाल 65 साल तक रहेगा तो इनको कितना वेतन मिलेगा? तो वेतन बताया गया है अनुच्छेद नंबर 221 में। अनुच्छेद नंबर 221 में क्या बताया गया है? वेतन। तो अनुच्छेद नंबर 221 के तहत वेतन ये बताया गया है कि भैया
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो वेतन है वो कहां से मिलेगा? राज्य के संचित निधि से। कहां से मिलेगा? राज्य के संचित निधि से। यानी इसका पेमेंट कौन देगा? राज्य, है ना भाई। मान लो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में जज है, तो कहां के लिए काम कर रहा है? तो उसका पेमेंट छत्तीसगढ़ देगा ना भाई, ठीक। लेकिन वो आदमी कहां का है? केंद्र का है। कौन भेजा है उसको? राष्ट्रपति। तो वो रिटायर हो गया, तो रिटायर के बाद क्या मिलेगा? पेंशन। तो पेंशन मिलेगा, तो पेंशन कौन देगा? पेंशन कौन देगा? जैसे मान लो अभी हाई कोर्ट का जज है, बिलासपुर हाई कोर्ट का जज है, तो बिलासपुर में है तब तक उसको कौन देगा? छत्तीसगढ़ देगा। वो ट्रांसफर होकर आंध्र प्रदेश चला गया, तो आंध्र प्रदेश राज्य देगा, ठीक। तो वो दोनों जगह काम किया, अब वो रिटायर हो गया, तो दोनों जगह थोड़ी पेंशन मिलेगा। पेंशन दिया जाता है उसको किससे? केंद्र सरकार से, यानी केंद्र संचित निधि से। पेंशन किससे दिया जाता है? केंद्र संचित निधि से। ये ध्यान रखना, ठीक है। केंद्र संचित निधि से पेंशन दिया जाता है, जबकि वेतन जो है वो कहां से दिया जाता है? राज्य संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन जो कल पढ़े सर्वोच्च न्यायालय, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन कौन देगा? केंद्र सरकार। और उनका पेंशन भी कौन देगा? केंद्र सरकार। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन जाता है कहां से? राज्य के संचित निधि से। और पेंशन जाता है कहां से? केंद्र के संचित निधि से। और जो मुख्य न्यायाधीश है उसको 2,50,000 रुपए का वेतन मिलता है। कितना मिलता है? मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 का वर्तमान में वेतन मिलता है। 2,50,000, 2,50,000 का वेतन प्रति महीना कौन पाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी भी राज्य में रहेगा, उस राज्य के संचित निधि से उस मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन जाएगा? 2,50,000 रुपए का वेतन जाएगा। जबकि अन्य न्यायाधीश को 2,25,000 का वेतन मिलता है। कितने का वेतन मिलता है? 2,25,000 का वेतन मिलता है एक महीना में। तो उसके लिए पढ़ाई भी वैसे करना पड़ता है कि नहीं है? हाँ, पूरा कानून। वकील लोग तो किताब खोल खोल के जिसका केस है उसको देखते हैं। भाई वकील है, जैसे मान लो उसको चोरी का केस लड़ना है, तो वो चोरी से संबंधित कौन सा धारा लगेगा, वो रट्टा मार के चले जाएगा। और जज को आज जो है चोरी का केस आ रहा है, फिर वो मर्डर का केस आ रहा है, फिर और किसी का, तो सारा उसको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ऐसा भाई नॉलेज वाला आदमी क्या बनता है? जज बनता है। तभी तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनता है उसको 2,25,000, और जो मुख्य न्यायाधीश बनता है उसको 2,50,000 रुपए का क्या मिलता है? वेतन मिलता है। ये है क्या? वेतन। वेतन के बाद क्या बताएंगे? पद मुक्ति। वेतन के बाद क्या बताएंगे? पद मुक्ति। यानी अगर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को क्या देने का मन करेगा? त्याग पत्र। आपके कन वेतन पाहिते मन त्याग पत्र जी है कि नहीं? लेकिन मान लो किसी कारण से लगा कि उनको क्या देना है? त्याग पत्र देना है, तो त्याग पत्र देगा किससे? राष्ट्रपति को। त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को। किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। क्लियर है? ठीक। अब मान लो जैसे हमने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी देखा है ना, सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनको भी अगर त्याग पत्र देना है तो किनको देते हैं? राष्ट्रपति को। लेकिन न्यायाधीश अगर क्या कर रहा है? कदाचार, यानी अच्छा आचरण नहीं कर रहा है, गलत काम कर रहा है, या कैसे है? असमर्थता है नहीं? असमर्थता है कि कोर्ट आने की क्षमता नहीं है, फिर भी न्यायाधीश रहूंगा बोल रहा है नहीं? लकवाग्रस्त हो गया फिर भी न्यायग्रस्त रहूंगा, है ना? उसको आधा बीच में नींद आ जाता है और बेचारा न्याय करने बैठा है। ऐसा असमर्थ है ना भाई। कई लोग होते हैं ना, बुजुर्ग लोग, जैसे कहानी सुनते रहते हैं और 60 पार करते हैं, 61-62 साल में कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि मस्त ऐसा बैठे हैं, सुन रहे हैं और ऑटोमेटिक सो जाते हैं। तुम बोल रहे हो उसके सामने में, ऐसा होता है नहीं? तो जज भी वैसे ही मान लो मस्त केस को सुन रहा है, उधर वकील बोल रहा है, इधर उसका मस्त खर्राटा लेके नींद पड़ गए, तो असमर्थता है नहीं? तो अगर हाई कोर्ट का जज ऐसा हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जज जो है, जो कल पढ़े सर्वोच्च न्यायालय, उसका जज ऐसा करता है, तो उसके लिए कहां लाया जा सकता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया, संसद में। उसी तरह अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी कदाचार या असमर्थता करता है तो उसको हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया कहां लाया जाएगा? विधानसभा में नहीं लाया जाएगा, यह भी कहां लाया जाएगा? संसद में लाया जाएगा। कहां लाया जाएगा? संसद में। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि हमेशा कंफ्यूजन यह होता है कि वो तो राज्य का आदमी है,
उच्च न्यायालय कहाँ काम कर रहा है? राज्य में। तो उसको हटाने के लिए कहाँ लाया जाएगा? राज्य में लाया जाएगा? ऐसा नहीं है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग जैसी प्रक्रिया, कि लोकसभा के 100 सदस्य और राज्यसभा के 50 सदस्य के समर्थन के साथ उनको हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी, जो विशेष बहुमत से पास होगा, तब किसी भी उच्च न्यायालय के जज को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। क्लियर है? चले आगे। हाँ, अब ये हट गया, या रिटायरमेंट हो गया, या त्याग पत्र दे दिया। उच्च न्यायालय में जो जज है वो क्या कर हो चुका है? रिटायर हो चुका है, या वो क्या हो चुका है? त्याग पत्र दे चुका है, या उसको हटाया गया है। तो हटाने के बाद, है ना, न्याय हटाने के बाद जो है, जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है, वह उस उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। जैसे बिलासपुर हाई कोर्ट में कोई न्यायाधीश रह चुका है, बिलासपुर हाई कोर्ट में क्या रह चुका है? न्यायाधीश रह चुका है। अब वो रिटायर हो गया, तो जाकर वो किसी का वकालत कर सकता है क्या? बिलासपुर में नहीं कर सकता। बिलासपुर में नहीं, जहां वो न्यायाधीश रह चुका है वहां नहीं कर सकता। दूसरे उच्च न्यायालय में जाकर वो क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है। क्लियर है? मान लो कोई यहाँ न्यायाधीश है बिलासपुर में, यहां से रिटायर हुआ है, तो वो चेन्नई में नहीं रहा है, चेन्नई में नहीं रहा है, तो वो चेन्नई में जाकर क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है। या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है? वकालत कर सकता है। नीचे के न्यायालय में जाकर वकालत नहीं कर सकता। भाई जिस पोस्ट में आप हो, जज के पोस्ट में, तो उससे नीचे वाला काम करोगे क्या? हमेशा काम करोगे तो क्या का? उससे ऊपर का। और अगर बराबरी का काम करना है तो दूसरे में जाके करोगे, है ना। तो जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहता है, उस उच्च न्यायालय में वकालत का काम नहीं कर सकता, दूसरे उच्च न्यायालय में जाकर वकालत का काम कर सकता है, या सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो वकालत का काम कर सकता है। ऐसा होते हैं कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ऐसे होते हैं कौन? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। क्लियर है? और हमारे देश में टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। तो देख लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन कौन सा उच्च न्यायालय है। कहाँ गायब हो जाता है? नक्शा दिख रहा है? राज्यों के नाम आपको पता है ना। अब इन्हीं राज्यों के साथ हम चलते हैं कि कौन से उच्च न्यायालय में, है ना, कौन सा उच्च न्यायालय किस किस राज्य का है। ठीक है, तो केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम में। जरूरी नहीं है, अधिकतर हम ये समझते हैं कि जिस राज्य की राजधानी है वहीं पर क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमारी छत्तीसगढ़ में नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। लेकिन हमारा उच्च न्यायालय क्या है? बिलासपुर, है ना। तो हर राज्य का ऐसा नहीं है। तो जैसे केरल है, केरल का जो उच्च न्यायालय है वो है एर्नाकुलम में, एर्नाकुलम। ठीक है, केरल की राजधानी जो है वो क्या है? तिरुवनंतपुरम है। लेकिन उसका उच्च न्यायालय कहाँ है? एर्नाकुलम में, जो कि लक्षद्वीप का भी क्या है? उच्च न्यायालय है। तो एर्नाकुलम कहाँ कहाँ का उच्च न्यायालय हो गया? केरल राज्य का और लक्षद्वीप का, केरल राज्य का और लक्षद्वीप का। ठीक, उसके बाद कर्नाटक का है बेंगलुरु में। कर्नाटक का कहां है? बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु। ठीक है, तो कर्नाटक की राजधानी भी बेंगलुरु है और उसका उच्च न्यायालय भी कहां है? बेंगलुरु। टोटल कितने उच्च न्यायालय पढ़ने हैं? 25। टोटल कितने उच्च न्यायालय पढ़ने हैं? 25 उच्च न्यायालय, जो कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या होगा? उच्च न्यायालय होगा। तो यहां पर हमने देखा कि केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय क्या है? एर्नाकुलम। कर्नाटक का उच्च न्यायालय क्या है? बेंगलुरु। गोवा और महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादर नागर हवेली, एक हो गया है दमन दीव, दादर नागर हवेली। इन तीनों का जो उच्च न्यायालय है वो है मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय। क्लियर है? तो महाराष्ट्र का, गोवा का, दमन दीव, दादर नागर हवेली का उच्च न्यायालय क्या है? आपका मुंबई उच्च न्यायालय। क्लियर है? तो 3 उच्च न्यायालय पढ़ डाले, एर्नाकुलम, बेंगलुरु और मुंबई, जो कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्य का हो गया? 2 केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्य का हो गया। क्लियर है? तो ऐसे पढ़ना है। आपको पूछेगा दमन दीव, दादर नागर हवेली का उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा है? मुंबई उच्च न्यायालय। गोवा का उच्च न्यायालय कहां है? तो गोवा का उच्च न्यायालय कहां है? मुंबई। गोवा का उच्च न्यायालय कहां है? मुंबई। क्लियर है?
गुजरात का उच्च न्यायालय है अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है। गुजरात का उच्च न्यायालय कहाँ है? अहमदाबाद, ठीक है। राजस्थान का उच्च न्यायालय है जोधपुर, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर, राजस्थान का है जोधपुर में, ठीक है, जोधपुर, ठीक। पंजाब, हरियाणा और ये चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, इन तीनों का उच्च न्यायालय है चंडीगढ़ में, इन तीनों का उच्च न्यायालय कहां है? चंडीगढ़, क्लियर है। तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है, इन तीनों का उच्च न्यायालय जो कहां है? चंडीगढ़, क्लियर है। और इधर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर, सॉरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों का जो उच्च न्यायालय है वो कहां है? श्रीनगर में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कहां है? श्रीनगर में। तो टोटल इस लाइन के सारे उच्च न्यायालय हो गए कि नहीं हो गए? एर्नाकुलम, एर्नाकुलम से ऊपर में कौन सा है? बेंगलुरु, बेंगलुरु के ऊपर में है मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय के ऊपर में अहमदाबाद उच्च न्यायालय, उसके बाद जोधपुर उच्च न्यायालय, उसके बाद है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय और उसके ऊपर में कौन सा है? श्रीनगर उच्च न्यायालय। और कौन सा उच्च न्यायालय किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश का है वो भी आपको पता चल गया। अब इधर चलें, जम्मू कश्मीर से नीचे आओगे कौन सा राज्य आएगा? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो है शिमला, हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है? शिमला में, तो शिमला उच्च न्यायालय, ठीक। और ये उत्तराखंड का है नैनीताल, नैनीताल, ठीक, नैनीताल में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी शिमला है और उसकी जो उच्च न्यायालय है वो भी कहां है? शिमला में। लेकिन उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून, और उसका उच्च न्यायालय कहां है? नैनीताल में। कहां है? नैनीताल में, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ, लेकिन उसका उच्च न्यायालय है प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद, इलाहाबाद का नाम ही क्या हो गया है? प्रयागराज, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है? प्रयागराज। देखो कितना पद डाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कितना हो गया है? 10। ये बिहार का है पटना में, बिहार का कितना कहां है? पटना में। कितना हो गया? 11। पटना जो है कहां का उच्च न्यायालय है? आपका बिहार का उच्च न्यायालय है। और वहीं पर पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहां है? कोलकाता में। पश्चिम बंगाल का कहां है? कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता उच्च न्यायालय है वो अंडमान निकोबार का भी क्या है? उच्च न्यायालय है। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साथ किसका है? अंडमान निकोबार का भी उच्च न्यायालय है। क्लियर है? कितना हो गया ये? 12। टोटल कितना पढ़ना है? 25। टोटल कितना पढ़ना है? 25। सिक्किम का उच्च न्यायालय है गंगटोक, सिक्किम का उच्च न्यायालय कौन सा है? गंगटोक। तो यह है सिक्किम, और सिक्किम का उच्च न्यायालय कौन सा है? गंगटोक उच्च न्यायालय, जो कि कितने नंबर का हो गया हमारे हिसाब से? 13। क्लियर है? गंगटोक कहां का उच्च न्यायालय है? सिक्किम का उच्च न्यायालय है, ठीक है। ठीक, उसके बाद पहुंचते हैं कहां? असम, असम का है गुवाहाटी, गुवाहाटी, ठीक है। असम का कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। असम का कौन सा है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जो कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम है ना। कौन कौन सा बोला? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और एक क्या बोला? मिजोरम। तो नागालैंड के नीचे में क्या आएगा? मणिपुर, ये हो जाएगा आपका मिजोरम, ये, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो असम का उच्च न्यायालय कौन सा है? गुवाहाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का भी है, नागालैंड का भी है और कहां का है? मिजोरम का भी क्या है? उच्च न्यायालय है। क्लियर है? तो ये हमारे हिसाब से कौन से नंबर का हो गया? 14, ठीक। तो यहां पर मणिपुर का उच्च न्यायालय, तो मणिपुर का जो उच्च न्यायालय है वो है इंफाल। मणिपुर का उच्च न्यायालय कौन सा है? इंफाल, इंफाल। मणिपुर का उच्च न्यायालय क्या है? इंफाल, ठीक है। त्रिपुरा का उच्च न्यायालय है आपका अगरतला, त्रिपुरा का कौन सा है? अगरतला, जो उनकी राजधानी है वहीं पर क्या है? अगरतला, अगरतला, वहीं पर उनकी राजधानी भी है और वहीं उनका क्या है? उच्च न्यायालय भी है। तो उसी तरह मेघालय, मेघालय का उच्च न्यायालय कहां है? मेघालय का जो राजधानी है वो क्या है? शिलांग है। तो मेघालय का उच्च न्यायालय भी कहां स्थित है? शिलांग में स्थित है। क्लियर है? इस तरह पूर्वोत्तर भारत में जो 7 सिस्टर राज्य बोलते हैं वहां पर टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं? 4। गुवाहाटी जो है वो 4 राज्यों का उच्च न्यायालय है, असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का और किसका? मिजोरम का।
मिजोरम, ठीक है। उसके बाद मणिपुर का कौन सा है, इम्फाल है। त्रिपुरा का कौन सा है, अगरतला है। और मेघालय का कौन सा है, शिलांग है। ठीक, ये 15, ये 16 और ये कितना हो गया 17, टोटल 25 के काउंट में चल रहे हैं। ठीक है, तो केरल और लक्षद्वीप का कौन सा है, एर्नाकुलम। कर्नाटक का कौन सा है, बेंगलुरु। गोवा, महाराष्ट्र, दमन दीव दादर नागर हवेली का कौन सा है, मुंबई। गुजरात का कौन सा है, अहमदाबाद। राजस्थान का कौन सा है, जोधपुर। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ का कौन सा है, चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कौन सा है, श्रीनगर। हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, शिमला। उत्तराखंड का कहाँ है उच्च न्यायालय, नैनीताल, है ना। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है, प्रयागराज या इलाहाबाद। बिहार का कहाँ है, पटना। पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार का कहाँ है, कोलकाता। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम का कहाँ है, गुवाहाटी, है ना। मणिपुर का कहाँ है, इम्फाल। त्रिपुरा का कहाँ है, अगरतला। और मेघालय का कहाँ है, शिलांग। क्लियर है। उड़ीसा का है कटक। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है, कटक। कटक, उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ है, कटक में। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय जो अभी नया बना हुआ है, आंध्र प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ना, वो है कौन सा, अमरावती। अमरावती, है ना। सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है पूछेगा भी, तो सबसे नवीन उच्च न्यायालय है कौन सा, अमरावती। जबकि सबसे प्राचीन पूछेगा तो 1862 में 3 ठो बने थे। सबसे पहले कोलकाता बना था, फिर चेन्नई और फिर कौन सा बना था, मुंबई। क्लियर है। तो सबसे पुराना पूछेगा तो कोलकाता और सबसे नया पूछेगा तो कौन सा आएगा, अमरावती, जो कि कहां का उच्च न्यायालय है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है। तमिलनाडु और वो पांडिचेरी, तमिलनाडु और पांडिचेरी इन दोनों का उच्च न्यायालय कहां स्थित है, चेन्नई। कहां स्थित है, चेन्नई में स्थित है। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 19 नंबर का और ये हो गया कितने नंबर का, 20 नंबर का। 19 नंबर और 20 नंबर का। क्लियर है। सारे केंद्र शासित प्रदेश के लगभग हो गए, सिर्फ एक बच गया है, दिल्ली, है ना। तो दिल्ली में उच्च न्यायालय है खुद का, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना खुद का क्या है, उच्च न्यायालय है, वो कौन सा है, दिल्ली। क्लियर है, जो 1892 में बना है। आगे बढ़ते हैं। ये दिल्ली का दिल्ली यहीं पे पढ़ लेते हैं। दिल्ली का दिल्ली कौन से नंबर का होगा, ये 21। ठीक। हरियाणा का पढ़ चुके हैं कहां, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश का पढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, जबलपुर। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां है, जबलपुर। जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर। ये कितने नंबर का हो गया, 22 नंबर का। ठीक। उसके बाद ये है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ का कहां स्थित है, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का कहां स्थित है, बिलासपुर। ये हो गया 23 नंबर। ऊपर में है कौन सा, झारखंड, तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहां स्थित है, रांची। ये हो गया आपका 24 नंबर। और हैदराबाद उच्च न्यायालय जो है वो कहां का है, तेलंगाना का। ये हो गया आपका कितना नंबर, 25। इस तरह टोटल कितने उच्च न्यायालय हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें सबसे पहले बने हैं कोलकाता, मुंबई और चेन्नई वाले, और सबसे नया बना है कौन सा, अमरावती उच्च न्यायालय, जो कि कहां का है, आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। क्लियर है। इसके अलावा सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेगा, सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कार्य में, न्यायाधीशों में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेगा तो वो है कौन सा, प्रयागराज उच्च न्यायालय। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा उच्च न्यायालय पूछेगा तो वो है हमारा बिलासपुर उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़। क्लियर है। 4 चीजें याद रखेंगे कि सबसे पुराना कौन सा है तो कलकत्ता है, सबसे नया कौन सा है, अमरावती है। सबसे बड़ा पूछेगा कार्य के क्षेत्र में तो कौन सा है, प्रयागराज। और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा सबसे बड़ा तो कौन सा है, बिलासपुर उच्च न्यायालय। क्लियर है। तो कल हमने सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा भाग 5 के अंतर्गत, और आज हमने उच्च न्यायालय पढ़ा किसके अंतर्गत, भाग 6 के अंतर्गत। दोनों के कार्य और भाग 5 में एक छोटा सा चीज बचा हुआ है, उसको हम कल खत्म करेंगे, और कल से फिर भाग 5 समाप्त हो जाएगा, फिर भाग 6 की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे कल।